संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 16वां भाग। इसमें आज हम चर्चा करेंगे उद्योग के विषय में, इंडस्ट्रीज, इसका पहला भाग। पूरी दुनिया के देशों में उद्योग लगाने और उसे चलाने के लिए जो मुख्य सिद्धांत हैं वे 3 तरह के हैं। साम्यवाद, कम्युनिज्म, दूसरा पूंजीवाद और तीसरा एक मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब पहले हम चर्चा करें साम्यवाद की। यह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर चलता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उद्योग चलाने का यह सिद्धांत सर्वप्रथम यूएसएसआर में और बाद में चीन में और अन्य देशों में ये लागू किया गया, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। उन देशों में पूरी आर्थिक गतिविधियां और पॉलिसीज राज्य के हाथों में केंद्रित थी और राज चला रहे थे कौन? प्रोलेटेरिएट के नाम पर डेस्पोटिक रूलर्स जैसे स्टालिन, माओ। इस सिद्धांत ने उन देशों के अर्थतंत्र और सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट कर दिया। अब यह सिद्धांत ऑलमोस्ट डेड है और इन कम्युनिस्ट कंट्रीज ने अधिकांश में मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी ही चल रहा है, वही उन्होंने अपना लिया है और वो तरक्की के रास्ते पर उन कहते हैं कि हम चल पड़े हैं। जैसे चीन जो है विश्व का दूसरा बड़ा इकोनॉमी हो गया है इसी रास्ते पर चल के। अब हम पूंजीवाद की बात करते हैं। पूंजीवाद को अब एक नया नाम दिया गया है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। इस आर्थिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रॉफिट। किसी भी तरह प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ही यह सिद्धांत चलाया जाता है। इस सिद्धांत में उत्पादन प्रॉफिट के लिए और केवल प्रॉफिट के लिए होता है। प्रॉफिट के लिए ये पूंजीपति किसी स्तर तक गिर सकते हैं और हर चीज को मैनिपुलेट करने को तैयार रहते हैं। आज पूरे विश्व में पूंजीवादी शोषण ने मानवता के एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया है, क्योंकि उनका शोषण का तंत्र मानव के हर गतिविधि तक पहुंच गया है। आज संसार के प्राय सारे देशों ने इस अर्थतंत्र को अपना लिया है। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का सिद्धांत है प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रॉफिट के लिए क्रिएट करना और आगे बढ़ाना। ये पूंजीपति बाजार को कैप्चर करने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। गलत और मिसलीडिंग विज्ञापन से ये पूंजीपति मार्केट क्रिएट करते हैं। ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है कि बाजार जो है प्रोडक्ट लाता है। प्रोडक्ट क्रिएट करके बाजार क्रिएट किया जाता है। ये पूंजीपति उद्योग को खपत के हिसाब से नहीं लगाते हैं, वरन केवल प्रॉफिट के लिए। कैपेसिटी इज क्रिएटेड फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर कंजम्पशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो उसके एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। पूंजीपतियों ने इस तरह से कई प्रोडक्ट्स के एक्सेसिव कैपेसिटी क्रिएट कर लिए हैं, जितना लोगों के द्वारा कंज्यूम नहीं हो सकते। हम एक उदाहरण लेते हैं। स्टील का ग्लोबल कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन करने का अभी है 2381 मिलियन टन, जबकि इसका ग्लोबल रिक्वायरमेंट केवल 1515 मिलियन टन है बस। तो ये 1.5 गुना से भी ज़्यादा कैपेसिटी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया और कई देशों की प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट से, जो पूरे वर्ल्ड की है, देश की भी है, उससे कहीं अधिक है। इसी कारण 2007 से मल्टीनेशनल्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट के गलत प्लेसमेंट के कारण व्यापार का हिस्सा क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन में स्टैग्नेट कर रहा है। पश्चिमी देशों की कंपनियों के बिक्री का प्रोपोर्शन अपने देश के कंजम्पशन के मुकाबले निर्यात में घटता जा रहा है। इसी कारण
मल्टीनेशनल्स के प्रॉफिट घट रहे हैं और जीडीपी के रिलेटिव मल्टीनेशनल्स के न्यू इन्वेस्टमेंट का फ्लो घटता जा रहा है। हम कह सकते हैं ग्लोबल फर्म्स इज इन रिट्रीट। पूंजीवाद का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इस तंत्र में धन के संचय और या एक्युमुलेशन पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चूँकि विश्व में संसाधन सीमित है, अतः कुछ लोगों के द्वारा और सीमित धन के संग्रह से बहुत सारे लोगों के जीवन में कठिनाई आनी है ही, आनी जरूर ही आएगी। फोर्ब्स बिलियंस लिस्ट के अनुसार विश्व के 1810 अरबपतियों के पास करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर धन है, जो जापान के जीडीपी से भी अधिक है, जो देश विश्व का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस तरह विश्व के 0.0002% लोगों के पास, मतलब 2/10,000 लोगों के पास 9% विश्व के जीडीपी के बराबर वेल्थ है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, जो विश्व के सबसे अमीर लोगों में से हैं, उनके पास विश्व के 122 देशों के नीचे वाले 122 देशों के कंबाइंड जीडीपी से भी अधिक वेल्थ है। बिल गेट्स अपने धन से म्यांमार के द्वारा पूरे वर्ष में सप्लाई और परचेज किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। उसी तरह अमेरिका के अरबपति अपने कंबाइंड एसेट से भारत द्वारा सप्लाई एंड परचेज किया हुआ पूरे वर्ष के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। इतने ये लोग अमीर हैं, इतना इन लोगों ने धन को संचय कर रखा है। अब अगर नेट वर्थ हम टॉप बिलियनियर को देखें कुछ के और उसको कंपेयर करें जीडीपी वैल्यू ऑफ कंट्रीज़, किस कंट्री से उसका जीडीपी वैल्यू है, तो आप आश्चर्य करेंगे। ये फोर्ब्स और आईएमएफ के डाटा के अनुसार है और ये $, बिलियन $, में दर्शाया गया है। बिल गेट्स, इसका नेट वर्थ $75 बिलियन है और म्यांमार जो है उसका नेट वर्थ $74 बिलियन है। अमेनिको ऑर्टिगा, इसका 67 है, इथियोपिया का $67.4 बिलियन है। वारेन बफेट, इसका $60 बिलियन है, इसका नेट वर्थ, और लग्जमबर्ग का 60.2 है। कार्लोस स्लिम हेलिक, इसका $50 बिलियन है, क्रोएशिया का $49.9 बिलियन है। जेट ब्रेजोस, इसका $45.2 बिलियन है और बेलारूस का $45.9 बिलियन है। जिस कंट्री से इसका इनके नेटवर्थ का और कंट्री के जीडीपी से कंपेयर किया जा सकता है। मार्क जुकरबर्ग, इसका $44.6 बिलियन है और ट्यूनीशिया का $44 बिलियन है। लैरी एलिसन 43.6 है और लिथुआनिया का 43 है। माइकल ब्लूमबर्ग, इसका 40 है, जॉर्डन का 39.8 है। चार्ल्स स्कॉट, इसका 39.6 है और लीबिया का 39.3 है। इस तरह से हम कई लोगों का कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज़ के जीडीपी से। विश्व के 80% संसाधनों पर इन टॉप 20% विश्व के लोगों ने जो है कब्जा जमाया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूंजीवाद के अनुसार उद्योग धंधों को चलाने पर आम लोगों की समृद्धि नहीं आती है। वे क्वालिटी लाइफ लीड नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर लोग, बल्कि यह आम लोगों के शोषण का जरिया बन जाता है। अब रही मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के कई देश आज़ाद हुए। इन देशों में से कई ने प्रजातंत्र अपनाया। इन्हीं प्रजातंत्र अपनाने वाले देशों में अधिकांश ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कई की इंडस्ट्रीज अर्थात आधारभूत उद्योग जैसे रेलवे, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी आदि गवर्नमेंट सेक्टर में है और अन्य प्राइवेट सेक्टर के अधीन है। अब हम अपने देश की अगर बात करें, हम लोगों ने क्या कर रखा है, आज की स्थिति क्या है, तो हम लोगों ने आज़ादी मिलने के बाद इसी प्रकार की इकोनॉमी यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। आज़ादी के बाद 1990 तक अपने देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ब्रॉडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोडक्ट रेजोल्यूशन 1956 के अनुसार चली। 1956 का ये रेजोल्यूशन उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटता है। शेड्यूल 1 में
ये इंडस्ट्रीज थे जो एक्सक्लूसिवली सरकार के अधीन थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर हाथ नहीं लगा सकता था। ये क्या थी? आर्म्स, रक्षा मंत्रालय और रक्षा से संबंधित जितनी ज़रूरतें हैं, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हेवी मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील, माइनिंग, कोल, ऑयल, रेलवे, एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी आती थी। शेड्यूल बी में ये सभी सरकार, ये भी सरकार के अधीन थी, लेकिन प्राइवेट इंटरप्राइजेस सरकारी उद्योगों को सप्लीमेंट करती थी। इस कैटेगरी में 12 उद्योग थे। और शेड्यूल सी, अन्य सभी उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए तथा सरकार द्वारा देश को चलाने में मिस गवर्नेंस के कारण देश के अर्थतंत्र को इस तरह बर्बाद कर दिया गया कि 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को विदेश में देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा ताकि विदेशी ऋण को चुकाया जा सके, अदरवाइज सॉवरिन डिफॉल्ट हो जाता। यह चंद्रशेखर की गलती नहीं थी, वे तो केवल 6 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री रहे थे। ये पहले कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकारों की नालायकी थी, जिसके कारण देश बैंकरप्सी के कागार पे खड़ा हो गया था। हम उस परिवार को इतना महामंडित करते हैं और इतना गुणगान करते हैं कि हम इस चीज़ को सही ढंग से लोगों के पास नहीं रखते कि उन लोगों ने देश का क्या बंटाधार किया। बाद में 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव किया और इकोनॉमी के हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, रक्षा उत्पादन आदि। आगे डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकारें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच रही हैं। ये लोग इसका कारण क्या बताते हैं? सरकारों को व्यापार नहीं करना चाहिए। सरकार इन आर्थिक इंटरप्राइजेज को एफिशिएंटली नहीं चला सकती है, इसलिए इस चीज़ चलाने के लिए प्रोफेशनल को प्राइवेट मैनेजमेंट के अंतर्गत कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट घाटे में चलती है, लेकिन ये सारी बातें गलत हैं, जो पूंजीपतियों के द्वारा, उनके द्वारा पोषित राजनेताओं द्वारा झूठ फैलाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेवी इंडस्ट्री मंत्रालय के पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट के 2016-2017 के पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे की रिपोर्ट सत्य बयान करती है। अब उनके अनुसार क्या है? 2016-17 के दरमियान पब्लिक सेक्टर यूनिट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड और अन्य ड्यूटीज और टैक्सेस के मद में 3,85,579 करोड़ रुपये दिए। यह अमाउंट टोटल रेवेन्यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया उसका 28% है। और अगर हम इसे बेच दें और प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो उनकी पहली टेंडेंसी रहती है, भले वो रेवेन्यू जनरेट करें, प्रॉफिट करें, फलाना करें, टैक्स बचाने की। ये 28% काफ़ी कम हो जाएगा, डिविडेंड तो वो देंगे ही नहीं। पीएसयू के द्वारा इसी पीरियड में डिविडेंड 78,133 करोड़ दिया गया है। अब जो ये बोलते हैं कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर घाटे में चलती हैं, तो नंबर ऑफ पीएसयूज जो थे वह 257 थे और जो प्रॉफिट में थे वो 174 थे और जो लॉस में थे वो 83 थे। अब 83 लॉस में जो थे उसकी कहानी अलग है। इसमें ज़्यादातर वैसे ही यूनिट्स हैं जिसे भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्राइवेट सेक्टर से नेशनलाइज्ड किया और ये यूनिट प्राइवेट सेक्टर में ही सिक की अवस्था में थे, अर्थात लॉस में चल रहे थे। आप अगर सच्चाई देखना चाहें तो अब टोटल पीएसयूज द्वारा नेट अर्निंग क्या थी? टैक्सेस और लॉसेस के एडजस्टमेंट के बाद, इस 183 के लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद भी 1,27,602 करोड़। तो ये सच जो है ये यही है। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पीएसयूज के इफिशिएंट और घाटे में चलने की, इनएफिशिएंट और घाटे में चलने की बात नहीं है, ये सत्य नहीं है। इन तथ्यों को सही ढंग से पूंजीपतियों द्वारा प्रेषित और नियंत्रित मीडिया के द्वारा लोगों को नहीं बताया जाता है। अब इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि इन उद्योगों को किस तरह चलाया जाए कि
देश को फायदा हो और हमारे जनता को भी और आम जन को भी समृद्धि का रास्ता दिखाई